नमस्कार। बहुत ही प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति कि आज सामान्य स्व-वित्त पोषित आवास योजना अर्थात जनरल सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम सेक्टर 63 चंडीगढ़ के लोकार्पण हेतु हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधारे हैं। हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। यहाँ मौजूद सभी मेहमानों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना की घोषणा से पूरे देश में हर्षोल्लास की एक लहर सी फैली है, एक आनंदमयी माहौल बना है। चंडीगढ़ के सुरक्षा बलों के पूर्व सैनिक प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं आग्रह करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर उनका सम्मान करें। इधर से ले आइए। श्रीमान जी, मैं मेजर सलवारिया अपने भूतपूर्व सैनिकों के साथ आज लाखों भूतपूर्व सैनिकों की फैमिलियों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं और जो अभूतपूर्व निर्णय आपने वन रैंक वन पेंशन के लिए कर रहा है उनके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन कि एक ग्रुप फोटो के लिए आप मंच पे रुकें। सम्मान के ये क्षण आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे माननीय मुख्य अतिथि जी एवं सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। आज ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में आज हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सभी नागरिकों की ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन ये 11 सितंबर का दिन बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन विश्व की कई बड़ी बड़ी घटनाएं इस नाते से हम याद करते हैं तो 1893 का वो दिन शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का वो जो भाईचारे का संदेश, वो दिन आज का दिन हम गदगद होते हैं उस दिन को याद करके कि भारतीय संस्कृति का परचम स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में फहराया। लेकिन एक दूसरी घटना भी आज के दिन से जुड़ी है।
जो एकदम इसके विपरीत है। उसी अमेरिका की धरती पर विध्वंसक शक्तियों ने आज के दिन वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर उसका विध्वंस किया और ऐसी शक्तियों को हम हमेशा निंदा करते रहे हैं। ऐसी दोनों घटनाओं को जब याद करते हैं और उस एक घटना के कारण से मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई को उनके साथ इस रूप में जोड़ता हूं कि जिन स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में भाईचारे का संदेश दिया, वो स्वामी विवेकानंद भी बचपन में नरेंद्र थे। वो नरेंद्र, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हीं के अनुकरण करते हुए दुनिया को एक शांति का संदेश, भाईचारा का संदेश, विकास का संदेश, आपसी सहयोग का संदेश इतने कम समय में दुनिया के सब देशों में जो घूम करके दिया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अपने इस जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। हम लोग आज पंजाब और हरियाणा के लोग चंडीगढ़ में हैं। मुझे बहुत हर्ष की बात ये ध्यान में आती है कि पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, इनका आपसी सहयोग, बहुत मामले हमारी साझी विरासत है। हमारी राजधानी एक है, हमारा हाई कोर्ट एक है, हमारी असेंबली एक है, हमारी जनता की बोली, भाषा, संस्कृति सब एक है। और आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी एक होकर के हमने उसका आपके सामने एक विषय रखा, उसका उद्घाटन हुआ। उसके कारण से भी आज तीनों चारों प्रदेश, उसमें हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ तो है ही, साथ में हिमाचल प्रदेश भी, इसके भी लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका आपने उद्घाटन किया, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारी ये ट्राई सिटी शिवालिक की बेल्ट, 100 किलोमीटर की बेल्ट, जो हमारे यहाँ पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है। इस क्षेत्र में हम नेचुरल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के नाते से बहुत अनुकूल क्षेत्र मानते हैं। इसको भी हम विकसित करेंगे ताकि प्रदेश के और देश के आर्थिक विकास में इन बातों का हम लाभ उठा सके। एक बहुत महत्वपूर्ण, इस एरिया में ही भारतीय संस्कृति की एक मूल धारा सरस्वती नदी की धारा, सरस्वती का उद्गम स्थान यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर है। और उस उद्गम स्थान के कारण से वहां पर जो खुदाई हुई सरस्वती के मार्ग पर, वहां से पानी की धारा बहने लगी है। ये एक नया, एक अजूबे से कम नहीं है। जो हजारों वर्ष पहले सरस्वती लोप हो गई थी, उसके पानी की अगर धारा बहाने के लिए हमने संकल्प किया है। हरियाणा का विकास, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसका 100 किलोमीटर का एरिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, उसका 150 किलोमीटर का एरिया, और हमने हिसार में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की योजना बनाई है। विभाग से, जानकारी विभाग के साथ मिलकर के आदान प्रदान कर रहे हैं, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हिसार का भी एयरपोर्ट हमें मिल जाता है तो हम लोग पूरे हरियाणा का एक औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, इस नाते से हम देश का प्रथम स्थान प्राप्त करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी का जाल ये बिछा है। इसी आपके कार्यकाल में हमको 10 नेशनल हाईवे की मंजूरी मिली है, जो हरियाणा के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे ही रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, आरएमपी, केएमपी रोड, जो केएमपी रोड बहुत सालों से बंद पड़ा था, उसको भी हमने दोबारा से चालू कर दिया है। इन सब के माध्यम से हम अपने हरियाणा को आगे लेकर के जाएंगे। रक्षा सेनाओं में हरियाणा का 10% भाग है। देश की आबादी हमारी 2% है, फिर भी 10% रक्षा सेनाओं के अंदर हमारे देश का युवक, हमारे प्रदेश का युवक, ये आगे बढ़कर के सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा है। और उसके लिए भी आपको विशेष मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने वन रैंक वन पेंशन का जो विषय, वर्षों लंबित बड़े विषय के ऊपर आपने फैसला लेकर के बहुत बड़ा सौगात, बहुत बड़ी भेंट हमको दी है। इसका भी हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है, जैसे माँ है, माँ का प्यार हमको मिलता रहेगा। एक बात और इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है,
हम पंजाब और हरियाणा के लोग मिल करके, हमारी आपसी बहुत साझी विरासत तो है ही, कुछ साझी कठिनाइयां भी हैं, उन साझी कठिनाइयों के लिए मिलजुल करके हम काम करेंगे। और इन कठिनाइयों को काम करने के लिए बादल साहब से भी निवेदन करता हूं कि आप बड़े भाई का एक प्यार, एक प्रेम, एक आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर भारत में हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये सब मिल करके उत्तर भारत को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि जिससे देश की प्रगति में हम भी अपना योगदान कर सकें। मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और यहाँ आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सादर आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री प्रकाश सिंह बादल जी से कि वे इस शुभ अवसर पर अपने विचार हमसे साझा करें। परम सत्कारयोग देश के बहुत ही काबल, देश की नब्ज नूं समझण वाले साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साडे गवर्नर साहब श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी, एविएशन मिनिस्टर साहब, MP साहबान, कैबिनेट के मंत्री साहबान, मेरे बहुत ही प्यारे गवांढी सूबे के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, ते मेरे सामने विराजमान पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ तो आए सत्कारयोग वीरों, भैनों, नौजवानों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिन बड़ा इतिहासक दिन है, बड़ा अहम दिन है कि मेरा ख्याल है कि पहली दफा जदों का हरियाणा पंजाब बने लीडर तो एक मंच से शायद इकट्ठे हुए हों, लेकिन ये मोदी साहब की मेहर है, करिश्मा है कि सामने पंडाल में एक खिते के सारे जिम्मेवार इकट्ठे इतने हुए। मैं सब तो पहला समुचे इस जोन पे वलों ते खास करके पंजाब वालों श्री मोदी जी का दिल दियां गहराइयां तो धन्यवाद करना, जी आया आपका। यह इलाका श्री मोदी जी वास्ते कोई नवा इलाका नहीं, साड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि मोदी जी पंजाब की बीजेपी के बहुत पहला समा प्रभारी भी रहे और पंजाब की एक गल आर्थिक होवे, सियासी होवे, समाजिक होवे, सबनूं समझदे। और ये भी बड़ी वड्डी गल है कि जो एमरजेंसी लगी सी उदों मोदी जी भी इत्थे रहे सन, पंचकूला बहुत रहे सन। इस नाते सानू कोई ये चीज दसन की लोड़ नहीं कि इस इलाके में की तकलीफ है या की लोड़ है। असल पुछो तो सारे देश को की जरूरत है, की करनी लोड़ है। आप वो गल्लां नहीं सोच सकते जिहड़ियां कि इन्हां दे मन च उन्होंने कीतियां। देखो, सब तो वड्डा निर्णय जो देश वास्ते इन्होंने लिया वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कांग्रेस का लंबा समय राज रहा देश के ते सूबे की जो अख्तियार सन वो सारे खो के सेंटर ने अपने को ले लिया। मोदी साहब मुख्यमंत्री रहे बहुत चेर, ये समझ है कि देश तां ही तगड़ा हो सकता है
ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀਰ। ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ IIM ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਕਰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੈ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ NRI ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद सर। और अब मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कि वे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हाउसिंग बोर्ड के लिए बनाए गए स्मार्ट मोबाइल ऐप एवं सिटीजन फ्रेंडली वेबसाइट www.chbonline.in का लोकार्पण करें। ये मोबाइल ऐप पूरे देश में अपने प्रकार का पहला मोबाइल ऐप है जो हाउसिंग बोर्ड की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। मेरा सादर आग्रह प्रशासक चंडीगढ़ आदरणीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी से, प्रशासक के सलाहकार श्री विजय देव जी से एवं चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड मनिंदर सिंह जी से। एक बार पुनः आग्रह हमारे मुख्य अतिथि जी से कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई सेक्टर 63 की सामान्य स्व वित्त पोषित आवास योजना अर्थात जनरल सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का भी बटन दबाकर आप उसका लोकार्पण भी अपने शुभ हाथों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब 10 सौभाग्यशाली लाभ प्राप्तकर्ता जो स्वयं प्रधानमंत्री जी के हाथों अपने मकान की चाबी और कागजात यहाँ प्राप्त करेंगे, उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं। सबसे पहले सौभाग्यशाली श्री प्रीतम सिंह एवं उनकी अर्धांगिनी श्रीमती बबीता गुसाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती अंजू महाजन, हार्दिक बधाई। श्रीमती अंजू महाजन, अगले लाभ प्राप्त करता है श्रीमती नीतू रानी एवं श्री सुरेंद्र कुमार। आपको भी बहुत बहुत बधाई। श्रीमती पूजा महाजन एवं श्री विजय महाजन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री रविंद्र कुमार गोयल एवं श्रीमती नीना गोयल,
श्रीमती शीतल गुप्ता एवं श्री अश्विनी गुप्ता। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती शीतल गुप्ता एवं श्री अश्विनी गुप्ता। श्री अश्विनी कुमार एवं श्रीमती राजेश कुमारी। श्रीमती रेणु बाला एवं श्री अनिल कुमार। आपको भी बहुत बहुत बधाई। श्री अमरजोत महमी एवं श्रीमती अंशु गर्ग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 10वीं लाभ प्राप्त करता है श्रीमती उर्वशी कौल। सर आपका बहुत बहुत आभार। और अब वो क्षण है जिसका सिटी ब्यूटीफुल के वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जन जन के प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सादर निवेदन कि वे अपने आशीष वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें और इस आयोजन को सफलता के चरम पर पहुंचने का सौभाग्य प्रदान करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं सादर निमंत्रण देती हूँ। मंच पर विराजमान हरियाणा एवं पंजाब के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रकाश सिंह जी बादल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री अशोक जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, विजय सांपला जी, श्री रामविलास शर्मा, यहां के लोकप्रिय सांसद बहन किरण खेर जी, सांसद श्री प्रेम सिंह चंदू माजरा जी, सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इतनी भयंकर गर्मी में विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय था जब मैं भी चंडीगढ़ में वहां सामने आप लोगों के साथ बैठ करके बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनता था, कार्यक्रम में आता था और आप सबसे सहजता से मिलजुल पाता था। लेकिन पद के साथ कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। एक प्रकार से सिक्योरिटी संभालने वाले लोग ही निर्णय करते हैं कि हम बाएं जाएं कि दाएं जाएं, और उसके कारण मेरे सामने बैठे हुए बहुत चेहरे मुझे परिचित दिखाई दे रहे हैं, जिनके बीच ही मैं जीता था। आज मैं उनसे मिल भी नहीं पा रहा हूं। ये कभी कभी ये चीजें बड़ी पीड़ा करती है, लेकिन क्या करें, अब व्यवस्था के हम पाबंदी आ गई है तो, लेकिन अपनों के दर्शन हो रहे हैं मुझे दूर से।
प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के बाद सार्वजनिक रूप से आप लोगों से मिलने का मुझे पहला अवसर मिला है। और बादल साहब ने एक बढ़िया बात बताई कि ऊपर के लोगों का तो मिलना जुलना होता है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, लेकिन जनता जनार्दन का मिलना बहुत कम होता है। आज वो अवसर दिखाई दे रहा है और इसलिए मैं मानता हूं कि आज का कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता ये है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों एक साथ बैठ करके विकास के लिए चर्चा कर रहे हैं, विकास के लिए योजना कर रहे हैं। आज सुबह मैं यहां पहुंचा और सबसे पहले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लोकार्पण का मुझे सौभाग्य मिला। मैं चंडीगढ़ बहुत रहा हूं, बहुत आया हूं, लेकिन मैं कभी सोच नहीं सकता था कि चंडीगढ़ में इतना शानदार एयरपोर्ट भी बन सकता है। मैंने उसकी सारी व्यवस्थाओं का देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं विभाग के मंत्री को, विभाग के सभी अफसरों को हृदय से बधाई देता हूं कि चंडीगढ़ की शोभा बढ़ाने वाला ये एयरपोर्ट बना है, टर्मिनल बना है। और इतना ही नहीं, एक प्रकार से पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ हो और जम्मू कश्मीर भी हो, इस सारे इलाके के लिए ये हवाई सेवा की सुविधाएं आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करेंगी। मैंने विभाग के लोगों को कहा है कि सिर्फ पैसेंजरों को ले जाने के लिए ही ये हवाई अड्डा नहीं, हमारे किसान जो पैदावार करते हैं उनके लिए भी हवाई अड्डा कैसे काम आए, ताकि उनके उत्पादित की गई चीजें हवाई जहाज से हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे और हमारे यहाँ के किसान को उचित मुआवजा मिले, उसको उचित इनकम मिले। ये महत्वपूर्ण काम करने की दिशा में भी ये सुविधा काम आए, उसके लिए मैंने उनको आज कहा है वे इस पर अध्ययन करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, आज चंडीगढ़ में मुझे पीजीआई में जाने का अवसर मिला और यहां आज चंडीगढ़ में डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं, उसके लिए अनेक ऐप्स का लोकार्पण हुआ। हमारा डिजिटल इंडिया का सपना है। ये डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने के लिए हर शहर को आगे आना होगा, हर डिपार्टमेंट को आगे आना होगा, हर सरकारों को आगे आना होगा। और आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शासन व्यवस्था के लिए अनेक चुनौतियां पैदा की और ये शासन व्यवस्था का दायित्व है कि इस टेक्नोलॉजी के अनुकूल शासन व्यवस्था में सुधार कैसे आए, सामान्य मानवीय तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके हक की चीजें कैसे मुहैया किए जाए, उसकी शिकायतें टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधी उसी जगह पर कैसे पहुंचे, समय सीमा में उसका समाधान कैसे हो, ये जिम्मेवारियां शासन व्यवस्था की होती है। ये ऐप बनाने के कारण मैं जानता हूं ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एक प्रकार से सामान्य नागरिक का एम्पावरमेंट है। उसके मोबाइल फोन से वो सरकार का हिसाब मांग सकता है, सरकार से काम मांग सकता है और सरकार काम में देरी करे तो जवाब मांग सकता है।
रहने के लिए अपना घर मिलेगा। हर व्यक्ति का अपने जीवन का एक सपना ये होता ही है कि उसका अपना घर हो। हर व्यक्ति का एक सपना होता है। गरीब से गरीब फुटपाथ पर बैठ करके जूते रिपेयर करता होगा तो भी उसके मन की इच्छा होती है कि उसका अपना एक घर हो। आजादी के इतने साल पूरे हो गए, क्या हमारे देश को, गरीब को रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं? गरीब परिवार को एक मकान मुहैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, आपने दिल्ली में जिस सरकार को बिठाया है, उस सरकार ने आपके सपनों को अपना सपना बनाया। जो आपके दिल की चाह है, उस चाह को परिपूर्ण करने के लिए हमने बीड़ा उठाया। मैं जानता हूं काम कठिन है। जितना काम 60 साल में हुआ होगा, उससे भी ज्यादा काम 7 साल में करने की जरूरत है। ये सोच करके हमने इस बीड़ा उठाया। 2022 में आज से 7 साल के बाद भारत की आजादी को 75 साल हो गए। जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अरे आप अंडमान निकोबार में जाइए, वहां पर अंडमान में काले पानी की सजा भुगतने वालों की सूची देखोगे तो आपको ढेर सारे मेरे पंजाब के जवान मां भारती की आजादी के लिए जीवन खपा दिया, उसकी सूची मिलेगी आपको। कितने लोगों ने बलिदान, कितने लोगों ने जवानी जेलों में खपा दी, कितने लोगों ने पुलिस के जुल्म सहे, कितने लोगों ने ब्रिटिश सल्तनत के अत्याचार झेले, और तब जाकर के हमें आजादी मिली। क्या आजादी के 75 साल जब हो, तमिल आजादी के दीवानों को, उन वीर शहीदों को, उन आजादी के आंदोलनकारियों को हम कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? क्या आज से ही हर हिंदुस्तानी के मन में एक सपना संजोने का संकल्प नहीं होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, ये 5 चीजें, 6 चीजें, 7 चीजें, 2 चीजें मैं अपने जीवन में पालन करूंगा, जिससे समाज का भला होगा, देश का भला होगा, गांव गरीब का भला होगा। क्या हम आजादी के दीवानों को एक संकल्प कर करके उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं? समय की मांग है कि हर भारतवासी ने आज से ही आजादी के 75वां साल कैसा हो, उसकी तैयारियां शुरू करनी चाहिए और विकास के द्वारा, समस्याओं के समाधान के द्वारा करनी। और उसमें एक सपना मेरा, वो सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए। ये काम मैंने सर पे लिया। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और उसी के सिलसिले में आज हजारों चंडीगढ़ वासियों को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान देने का मुझे सौभाग्य मिला। आने वाले दिनों में करोड़ों मकान बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। और जब करोड़ों मकान बनेंगे, मतलब एक प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में मकान बनवाने पड़ेंगे कि जिसके कारण एक प्रकार से यूरोप के नए देश जितनी जनसंख्या है, उतना हमें यहां बसाना पड़ेगा।
दलों ने मुझे नेता के रूप में चुना और नेता के रूप में चुन करके उस समय मैंने जो संबोधन किया था, उसी दिन मैंने कहा था कि ये मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के कल्याण के लिए है। हमारी सारी योजनाएं गरीबों की भलाई के लिए होगी और उसी में एक काम महत्वपूर्ण है, गरीबों के लिए घर बनाना, गरीब से गरीब व्यक्ति को घर दिलाना, उस पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये इलाका एक प्रकार से यहां का हर परिवार मां भारती का रक्षा कवच है। यहां के हर परिवार में, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, ये सारा भूभाग ऐसा है कि जहां से देश की रक्षा करने के लिए जिंदगी सेना में गुजारने वाले लोग करीब करीब सभी परिवारों में मिल जाएंगे। कोई आज की पीढ़ी के मिलेंगे तो कोई पुरानी पीढ़ी के मिलेंगे, लेकिन मां भारती की रक्षा के लिए जीवन लगाने वाले सेनानियों की धरती है। एक प्रकार से मां भारती का रक्षा कवच, ऐसे लक्षाधिक परिवार यहां विराजमान है। इसी चंडीगढ़ में मैंने कहा था हम वन रैंक वन पेंशन के लिए गंभीरता से कदम उठाएंगे। भाइयों बहनों, हमने आते ही काम शुरू किया, सेना के लोगों से बातचीत करते रहे, विचार विमर्श करते रहे और जैसे जैसे समझते गए समस्या और गहरी होती गई। और मुझे दुख की बात तो यह है कि पुरानी किसी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ये क्या है, उसके कारण क्या जिम्मेवारियां आने वाली है, उसके कारण क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं। अगर सोचा होता तो पुरानी सरकार 500 करोड़ रुपया का ओआरओपी लेकर के नहीं आई। और जब हमने सुना कि पुरानी सरकार ने 500 करोड़ का ओआरओपी घोषित किया है, तो हमें लगता था कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 500 करोड़ में तो होगा नहीं। लेकिन जब हम हिसाब लगाने बैठे तो मामला 10,000 करोड़ तक पहुंचने पर गया है। 10,000 करोड़। भारत जैसे देश के लिए यह रकम छोटी नहीं है, लेकिन देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों की जिंदगी इससे ज्यादा मूल्यवान होती है। और इसलिए हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी सेना के जवानों के लिए इतना बड़ा अहम कदम उठाया। इसे एक सरकार को क्रेडिट मत दीजिए। ओआरओपी के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मत दीजिए। मैं देश के जवानों को कहता हूं कि इतना बड़ा 10,000 करोड़ रुपयों का खर्च इस एक काम के लिए होने वाला है, तो धन्यवाद करना है तो मेरे देश के उन गरीबों के लिए करिए कि जिन गरीबों ने अपनी चीज छोड़ करके आपके सम्मान के लिए कुछ देने का फैसला किया है। और इसलिए एक वन रैंक वन पेंशन की क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो मेरे देश के गरीबों को जाती है, मेरे देश के सामान्य लोगों को जाती है, जो अपने हक का छोड़ करके आज वन सेना के लोगों के लिए दे रहे हैं। इससे बड़ा गौरव तो हो नहीं सकता। और इसलिए हमने जो वादा निभाया है वो आने वाले दिनों में, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को आंदोलन करने की बीमारी जाती नहीं है। अभी भी उनके अंदर सुकून आ सकती है। उनको लगता था कि मामला इतना गंभीर है कि 5-7 साल तक उनकी
दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, पिछले दिनों लोकसभा का जो हाल आपने देखा है, देश के राजनीतिक दलों को उनके इस आचरण के लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको चुनकर के भेजा है, सदन में जाइए, बैठिए, घंटों चर्चा कीजिए, एक दिन नहीं, 2 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं को स्वीकार न करना, लोकतंत्र के नियमों का स्वीकार नहीं करना और 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोड़े अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे, ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है मेरे भाई। और इसलिए आज देश में लोकतंत्र के लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता पैदा हो। हर सांसद के ऊपर ये दबाव पैदा करने की आवश्यकता खड़ी हुई है कि आप संसद को चलने में मदद कीजिए, आप संसद में चर्चा कीजिए, हमारे इलाके के सवालों के लिए चर्चा कीजिए, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, आप मोदी का हिसाब मांगिए, लेकिन संसद में जाकर के काम कीजिए। ये बात जनता जनार्दन ने सांसदों पर दबाव डालने का वक्त आ गया। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण देश की संसद को बांध में रखे, देश की संसद को चलने न दे। भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने निर्णय किया है, अगर लोकसभा में हमें बात को रोक दिया गया, लोकसभा में हमारी आवाज को गौण दिया जाता है, तो लोकसभा से आगे भी एक जनसभा होती है और जनसभा किसी से कम नहीं होती है। और इसलिए आज मेरी लोकसभा का केस मैं जनसभा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए सरकार ने अनेक अहम कदम उठाए, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे विदेशों में से काला धन वापस लाना हो, चाहे महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की यात्रा में आगे आने का अवसर मिलता हो, चाहे जनधन अकाउंट की योजना हो, चाहे इंश्योरेंस स्कीम लाए हो, चाहे अटल पेंशन योजना लाए हो, गरीबों की भलाई के लिए लाए। हमारे देश के किसान, कभी उनको प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन किसान को मुआवजा देने में कोताही बरती जाती थी। हमने आते ही निर्णय कर लिया, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए। पहले 50% नुकसान होने के बाद हिसाब होता था, हमने 33% कर दिया। हमने उसके दायरे को बढ़ा दिया, हमने मुआवजे को बढ़ा दिया। जब ओले गिरे तो हमारे किसानों को सर्वाधिक पहले पैसे देने का काम ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किया। हमने इथेनॉल का निर्णय किया। मैं अभी कल कुछ वैज्ञानिकों के साथ बैठा था, मैंने कहा मक्के में से इथेनॉल बना करके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कम खर्च में कैसे बढ़ाया जाए, ताकि पंजाब का मेरा किसान जो अब मक्के की खेती करने लगा है, वो इथेनॉल निकालेगा तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे और देश में पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इस पर काम करने के लिए मैंने वैज्ञानिकों को कहा है कि आप ऐसी सरल टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए ताकि छोटे से किसान को भी ज्यादा फायदा। हम एक के बाद एक उन निर्णयों को करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान का गांव सक्षम नहीं होगा, सामर्थ्यवान नहीं होगा, यह देश सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। गांव की ताकत बढ़नी चाहिए और उस दिशा में हम एक के बाद एक योजना कर रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी की योजना लाए। मैं चंडीगढ़ वासियों से विशेष आग्रह करता हूं, चंडीगढ़ के अंदर स्मार्ट सिटी एक जन आंदोलन बनना चाहिए। हर परिवार ने
स्पर्धा कठिन है। वो आगे की स्पर्धा के लिए चंडीगढ़ को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ लाल दौरा कर करके बैठे रहने से बात बनने वाली नहीं है। और इसलिए मैं चंडीगढ़ से लोगों से आग्रह करूंगा और यहाँ के प्रशासन में बैठे हुए लोगों से भी आग्रह करूंगा कि स्मार्ट सिटी के लिए जनता को प्रशिक्षित करें, एक जन आंदोलन बनाए और जनता स्वयं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आगे आए तो सरकार की मदद उसे स्मार्ट सिटी बनाने में देर नहीं होने देगी। आने वाले दिनों में विकास ये भी मंत्र लेकर के हम चल रहे हैं, विकास को ही आगे बढ़ाने का मंत्र लेकर के चल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि विकास के इस मंत्र के अंदर चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। जितनी बड़ी मात्रा में हम नौजवानों को रोजगार देंगे उतनी देश की आर्थिक स्थिति में ताकत आने वाली है। उन बातों को लेकर के हम चल रहे। मैं फिर एक बार यहाँ इस समारोह के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, गवर्नर साहब का, यहाँ के सभी सांसदों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार। निश्चय ही आपका आना, हमारा मार्गदर्शन करना और इस आयोजन का सार्थक होना आने वाले भविष्य का शुभ संकेत है। मैं गुजारिश करूंगी चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार आदरणीय श्री विजय देव जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि व अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों के पधारने का धन्यवाद विधिवत रूप से करें। चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ निवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं मंच पर बैठे हमारे लोकप्रिय प्रशासक माननीय श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी, पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री प्रकाश सिंह जी बादल, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, माननीय श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, माननीय श्री विजय सांपला जी, माननीय श्री रामविलास शर्मा जी, हमारी लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती किरण खेर जी, माननीय श्री प्रेम सिंह चंदू माजरा जी, माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी का भी हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल आपकी महत्वपूर्ण योजना स्मार्ट सिटी मिशन का एक अग्रणी हिस्सा है और हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए अपने नागरिकों को एक पारदर्शी एवं सक्रिय कार्यशैली वाला प्रशासन मुहैया करवाएं। आपके विजन को साकार करते हुए चंडीगढ़ को हम एक डिजिटल सिटी, स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि एक पीपल फ्रेंडली सिटी भी बनाएंगे। दिल की गहराइयों से आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार। चंडीगढ़ निवासियों की ओर से बुल्ले शाह की तरफ से 2 लाइनें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। बुल्ले शाह असी तेरे बरदे हाँ, तेरा मुख वेखन नूं मरदे हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर बने रहें, क्योंकि मुख्य अतिथि के प्रस्थान के बाद आप यहाँ से बाहर जा सकेंगे। धन्यवाद।